नमस्कार। बच्चे हैं अनमोल परिचर्चा के 12वें अंक में आपका पुनः स्वागत है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री दिनेश सिंह जी भाई साहब कर रहे हैं। दिनेश सिंह जी भाई साहब, आपका स्वागत है परिचर्चा में। दिनेश जी भाई साहब पूरा जीवन विद्यार्थियों को, विद्या को और समाज के उस वर्ग को देते आए हैं जिसको शिक्षा की अतिशय आवश्यकता है। दिनेश जी भाई साहब के दाहिने श्री सर्वेन विक्रम सिंह जी हैं। सर्वेन विक्रम सिंह जी शिक्षा जगत के उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रख्यात नाम हैं। सर्वेन जी भाई साहब के दाहिने डॉक्टर अशोक दुबे जी हैं। डॉक्टर अशोक दुबे जी आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अशोक दुबे जी, आपका परिचर्चा में स्वागत है। डॉक्टर साहब, एक विषय चल रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी, कि इस तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे। अगर बच्चे संक्रमित होंगे तो माँ बाप को, अभिभावकों को कैसे उनकी देखभाल की जानी चाहिए, इस पे मार्गदर्शन करने की कृपा करें। देखिए, आज का जो ये कार्यक्रम है, बच्चे हैं अनमोल। वास्तव में बच्चा जो है किसी भी परिवार के लिए और एक भावी पीढ़ी का संचालन के लिए एक आधार है। उसकी सुरक्षा, उसके स्वास्थ्य के बारे में सारी चिंता करना एक स्वाभाविक प्रश्न है। विद्या भारती ने जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, बहुत ही अच्छा और उपयोगी कार्यक्रम है। जहाँ तक तृतीय लहर के आने की संभावना का विषय है, तो वैज्ञानिकों का केवल अनुमान है। अभी कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी चिकित्सक इस पर जो है दावे के साथ ये नहीं कह सकता है कि तीसरी लहर आएगी। तो ये केवल अनुमान है, परंतु अनुमान भी हो तो भी हमको इस प्रकार का जो संकट, इस प्रकार की जो आपदा, वैश्विक आपदा आई है, ये इससे पहले कभी इस प्रकार का संकट समाज के सामने नहीं आया, देश के सामने नहीं आया। पंचपदी शिक्षण पद्धति क्या है, बहुत विस्तृत उसकी व्याख्या तो मैं नहीं कर सकता, मगर मैंने जो समझा था उनसे संपर्क में, संवाद में, तो वास्तव में क्या है कि स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि प्रत्येक बालक के अंदर और गुण पहले से मौजूद रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। किसी भी व्यक्ति में गुण पहले से रहते हैं, परंतु आवश्यकता होती है उन गुणों को निखारने की, और उनके ऊपर जो एक आवरण पड़ा हुआ है, उस आवरण को हटाने की, इसकी आवश्यकता रहती है। कोई भी बालक है, कोई भी बच्चा है, उसको आप समझा कर के नहीं सिखा सकते। उसको व्यवहारिक ज्ञान, उसको आचरण में अगर कोई चीज़ आपने प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से कोई चीज़ सिखाई है, तो वो जल्दी सीख जाता है। आपको इस बात को जानकर आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष में करोड़ों लोगों की जो जान बची है, वो घर में प्रयुक्त होने वाले जो मसाले हैं, हल्दी है और जो है काली मिर्च है, इस प्रकार के जो सेंधा नमक है, इन सब चीज़ों के प्रयोग से करोड़ों लोगों की और इस बीमारी से और जान बच पाई है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। निदेशक महोदय, आप पहली बार आए इस परिचर्चा में। इससे पहले हम लोगों के 11 अंक हो चुके हैं, तो इसमें अभिभावकों के मन में जो बड़ा तनाव है, उस पर कुछ मार्गदर्शन करने की कृपा करें कि कैसे वो इस समय को और इस जो गैप आ रहा है, इसकी फिलिंग करें और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। धन्यवाद सौरभ जी। देखिए, स्कूल बंद हो जाने से सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई है वो बच्चों को हुई है। मैं कक्षा 1 से 8 के लिए बच्चों को जो विभाग है उसका काम देखता हूँ, तो उसमें छोटे बच्चे होते हैं। 3 साल के बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं, आंगनबाड़ी में जाते हैं, कक्षा 1 से लेके 5 तक थोड़ा बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, और वो आपने भी अनुभव किया होगा कि वो माता पिता का, अभिभावक का, संरक्षक का निर्देश का पालन करना सीख जाते हैं। थोड़ा और बड़े हो जाते हैं तो वो निर्देशों का बहुत अच्छी तरह पालन करते हैं। जब थोड़ा और बड़े हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है कि वो निर्देशों का पालन उस तरह से नहीं करते, क्योंकि उनके व्यक्तित्व का एक नया पहलू विकसित होने लगता है, नया आयाम विकसित होने लगता है। उनका एक स्वतंत्र व्यक्तित्व जो बनना भी चाहिए वो विकसित होने लगता है, विचारधारा विकसित होने लगती है, सोचने का ढंग बदलने लगता है, शारीरिक और मानसिक विकास होने लगता है। तो वहाँ फिर अभिभावक से उनका एक द्वंद्व भी शुरू होता है।
जिसको हम कहते हैं कि अब किशोरावस्था प्रारंभ हो गई है और अब इनके चुनौती भरे दिन शुरू हो गए। षोडशे वर्षे तु संप्राप्ते मित्रवत समाचरित। हमारे यहाँ कहते हैं कि जब आपका जूता आपके बच्चे को आ जाए तो आप उससे मित्र की तरह व्यवहार करिए। आशय ये है कि जब 15-16 साल के हो गए हैं, शारीरिक विकास हो गया है, मानसिक विकास हो रहा है, तो उससे मित्रवत समाचरित करें। पता नहीं कैसे हो जाता है ये कि जो बच्चे 24 घंटे हमारी गोद में रहते हैं बचपन में, पैदा होने के बाद, धीरे से जब वो गोद से उतरते हैं तो फिर धीरे धीरे वो चलते चलते पता नहीं क्यों इतना दूर चले जाते हैं। मैं नहीं जानता, आप हंसेंगे कि कितने अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को गले लगा सकते हैं। मन में संकोच होगा, अरे इतना बड़ा हो गया है, इतनी बड़ी हो गई, क्या इसको गले लगाना है, कोई 1 साल की बच्ची थोड़ी ना है, दूध पीती बच्ची, इसको हम गले लगाएंगे। लेकिन मैं अपने अनुभव से और अध्ययन से कह सकता हूँ कि ये निःशुल्क है, और अगर आपने पिछले कई वर्षों में नहीं किया है तो आप करिएगा और करके देखिएगा कि आपको कैसा अनुभव होता है। मैं आपसे याद दिलाना चाहता हूँ कि आप अपने बड़े होते बच्चे या बड़ी होती बच्ची के सिर को सूंघ के देखिए, किस तरह की जो खुशबू है वो दुनिया की किसी भी सुगंध से प्रिय होगी आपको। व्यवहार जो है, संबंध जो है, वो कक्षा में शिक्षक के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, साथियों के साथ, खेल में, वहाँ सीखा जाता था और अभी उसका अवसर नहीं है। तो उस पर थोड़ा अगर ध्यान देते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ। धन्यवाद। धन्यवाद निदेशक महोदय। दिनेश जी भाई साहब, आपने अपना पूरा जीवन विद्या भारती को समर्पित किया, तो ये जो कोरोना काल में गैप आ गया, जो 17 महीने से विद्यालय बंद हैं, इस विषय में आप अभिभावकों का क्या मार्गदर्शन करेंगे? देखिए सौरभ जी, एक बहुत बड़ा संकट ये बच्चों के सामने है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के मुखिया, निदेशक वित्त शिक्षा हम सबके बीच हैं। शिक्षा व्यवस्था द्वारा, शासन द्वारा जो भी हर संभव प्रयास है वो बच्चों की शिक्षा के लिए किया जा रहा है। परंतु एक बड़ा संकट आज जो हमको दिखाई पड़ रहा है, जो कोरोना के संदर्भ में है, कि दूसरी लहर के बाद संकट बच्चों पर है, लेकिन संकट लाने वाले वयस्क हैं। दूसरी लहर के बाद जो स्थिति दिखाई पड़ रही है हम सबके सामने है, वर्तमान परिस्थितियाँ, और सारा समाज चिंतित इस बात से है कि हमारे जो वयस्क हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि कोरोना से हम कैसे बचें और कैसे बचाएं। बच्चे घर में अकेले होंगे तो क्या करें, सामान्यतः अभिभावक को ये बात समझ में नहीं आती। तो या तो उनके पास कोई स्मार्टफोन है, मोबाइल फ़ोन है, उसके साथ अपना दिन गुजारते हैं, या टीवी के साथ अपना दिन गुजारते हैं। तो ये बात भी कहीं हमको रोकना पड़ेगा। आज कुछ मजबूरियां हैं वर्तमान परिस्थितियों के कारण, आज उनको स्मार्टफोन देना पड़ रहा है। ये तो कभी ये भी मनोवैज्ञानिकों की और डॉक्टरों की चिंता का विषय था कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना देना, उनके रेडिएशन से उनको बचाना। बच्चे के पास जानकारियाँ इतनी आ रही हैं विभिन्न माध्यमों से कि बच्चा बहुत छोटी आयु में, 3 साल का, 4 साल का बच्चा बहुत बड़ा हो गया है। मनोवैज्ञानिक मान रहे हैं कि 5-6 साल के बच्चे में मस्तिष्क और बुद्धि का 85% विकास हो जाता है। यानी में पूरी बुद्धि का विकास 5-6 साल के बच्चों में हो जाता है। तो सब कुछ समझता है, सब कुछ जानता है, भले भय के मारे बोलता ना हो अभिभावक के सामने या समाज के सामने। कई बार क्या होता है, अभिभावक भी और हम भी उसको ना करने वाली बातें ज़्यादा बताते हैं, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। उसकी बजाय उसको करने की बातें बताएं, ये करो, ये करो, ये करो। तो उसको करने वाली बातें बताएं, जिससे ये गुण उनमें विकसित हो रहे हैं, जो एक ईश्वरीय देन है बच्चों के अंदर, उनकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो विकसित होती रहे। आज ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। धन्यवाद दिनेश जी भाई साहब। डॉक्टर साहब, एक विषय जो अभी चर्चा में पहले भी आया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। विद्या भारती ने स्वर्ण प्राशन अभियान पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, गुजरात में प्रयोग चलते रहे, और अभी हमने लखनऊ महानगर में भी इसकी शुरुआत की है। तो थोड़ा सा स्वर्ण प्राशन पे अभिभावक और विस्तार से जानना चाहते हैं, क्योंकि आप आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं, तो आपका मार्गदर्शन चाहिए। स्वर्ण प्राशन के बारे में जो है,
स्वर्ण भस्म के साथ कुछ और ऐसी औषधियाँ जो शरीर को पुष्ट करती हैं, शरीर में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती हैं, ऐसे पुष्य नक्षत्र में और जो है इसका स्वर्ण प्राशन करने का प्राविधान है। और छोटे बच्चों को जब ये स्वर्ण प्राशन जो है कई वर्षों तक भी कराया जा सकता है। और जिन बच्चों को कराया जाता है उनकी स्मरण शक्ति, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और उनका स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पर बहुत ही कल्पनातीत जो है वो प्रभाव दिखता है। स्मरण शक्ति का जो विकास है वो इतना अच्छा होता है स्वर्ण प्राशन जिन बच्चों में किया जाता है। तो ये अगर किया जा रहा है, जहाँ भी किया जा रहा है वो बहुत ही उसके परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। अभी गोरखपुर में भी जो है, जो वहाँ पर जो इंसेफेलाइटिस रोग होता था बच्चों में, उसके लिए भी प्रयोग किया गया है। या जहाँ भी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए पूरे देश भर में अनेक स्थानों पर, अनेक मेडिकल कॉलेजों में और इस प्रकार की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। निदेशक महोदय, एक प्रश्न और था। ज़्यादातर अभिभावकों ने कहा कि बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं कि नकारात्मकता बच्चों की तरफ से ज़्यादा आती है, नहीं सीखना चाहते हैं। तो इसमें माँ बाप जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ होती है कि शिक्षक से बच्चा सीख लेता है और घर में आके शिक्षक का ही उदाहरण देगा, लेकिन माँ बाप से या अपने बड़े भाई बहनों से नहीं सीखना चाहता। इस पर मार्गदर्शन करें। ये बड़ी विचित्र बात है कि बच्चों का पालन पोषण कैसे होना चाहिए, इसका कोई विद्यालय नहीं है। अनुभव से और देखकर, जहाँ संयुक्त परिवार था वहाँ हम देखते थे कि बड़े बुजुर्ग कैसे बच्चों से पेश आते हैं। तो मैंने जब ये उदाहरण दिया है तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ इससे कि हम अपने बच्चों से अपेक्षा बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। तो जो पिता हैं या माँ हैं, अगर वो शिक्षक हैं और वो जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनमें धैर्य का और प्रतीक्षा करने का एक गुण होता है। अगर कोई चीज़ बच्चे को समझ में नहीं आई तो उसको 2 बार बताएंगे, 5 बार बताएंगे। अगर वो 10 बार भी पूछेगा तब भी वो गुस्सा नहीं होंगे, क्रोध में नहीं आएंगे और अधीर होकर उसकी पिटाई नहीं करेंगे। मैंने शुरू में कहा था और मैं दोबारा उसको दोहराना चाहता हूँ कि बोलना पहले है, लिपि का आविष्कार बाद में हुआ था, ये कोई नई बात नहीं है। तो बच्चों के भाषा सीखने और सिखाने का क्रम भी यही है, विद्यालय में भी यही क्रम है। शुरू में जब बच्चे जाते हैं तो ज़्यादातर बोलना है, मौखिक होता है। हमारी जो परंपरा है वो वाचिक परंपरा है। हजारों साल का इतिहास हमारा है जो वाचिक है। एक बच्चा जो इस पृथ्वी पर आता है वो अपने लोगों को बोलते हुए सुनता है या सुनती है, और सुनते 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 जब उसका पूरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है तो एक दिन वो बोलना शुरू कर देती है। ध्यान है आपको? तो मैं कहता हूँ उस चीज़ को जारी रखिए। धन्यवाद निदेशक महोदय। दिनेश जी भाई साहब, अध्यक्षीय उद्बोधन करते हुए आप हमारे अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक बात तो जो मेरे मन में थी और डॉक्टर साहब ने बता दिया। अभिभावक बड़ी मात्रा में अपने बच्चे की तुलना बाहर के बच्चों से करता है। मेरा अभिभावकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि ये काम करना छोड़ दे। इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं वो सब एक दूसरे से भिन्न हैं, सब में अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग प्रतिभाएं हैं। तो अपने बच्चे को एक सुरक्षित वातावरण देते हुए, उनके संसाधनों की व्यवस्था करते हुए उनको स्वतंत्र चिंतन करने का अवसर दें। तो कई बार हमको लगता है कि बच्चा किताबें रट रहा है तभी वो कुछ बड़ा बन सकता है, इसलिए उसका अध्ययन करें, किस दिशा में वो जाना चाहता है, उसको स्वतंत्र चिंतन का अवसर दें। कुछ नया कर रहा है उसको नया करने का अवसर दें और उसको सुरक्षित वातावरण दें और उसमें अपेक्षित सहयोग करें। धन्यवाद दिनेश जी भाई साहब। तो जो भी अभिभावक इस पर चर्चा को देख रहे हैं, बच्चे का नैसर्गिक विकास होने दें, उसके अंदर की प्राकृतिक प्रतिभा को आगे बढ़ने दें। तो आज की इस परिचर्चा में आपके लगभग सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए। तो अगले अंक में 13वें खंड में अगले मंगलवार को इसी समय 3:30 बजे पुनः हम विशिष्ट महानुभावों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।